स्वागत। राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अंग्रेजी ग्रामर का तीसरा वीडियो पहले जारी हो चुका है और ये चौथा वीडियो जो कि अभी अपन पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस का पार्ट 1 पहले जारी किया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट 2, और वॉइस पार्ट 2 में वॉइस पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें पैसिव वॉइस में यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञासूचक वाक्य, उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। बी प्लस गोइंग को पैसिवाइज कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है और भी आपसे मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि 5000 विद्यार्थियों पर हम एक लाइव कक्षा शुरू की जा सके। छोटा सा उद्बोधन 2 मिनट की बात है कि 2 मिनट की बात मैं आपको बता दूं। विद्यार्थियों के ग्रुप बन रहे हैं और विद्यार्थियों के ग्रुप बनने के बाद साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। टेस्ट में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उनके आधार पर आपकी रैंक निर्धारित की जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक ही चैनल पर 5 विषयों का अध्ययन, वैसे भी मैं कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि अंग्रेजी 10वीं 12वीं, हिंदी अनिवार्य 11th 12th, हिंदी साहित्य 11th 12th, राजनीति विज्ञान 12th और हिंदी व्याकरण 9th से 12th तक, इन विषयों का अध्ययन और अध्यापन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है। प्रिय विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अपन जो ये पढ़ रहे हैं और वर्ष के अंत में आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 19-20 में जो मॉडल पेपर हिंदी साहित्य के दिए गए थे उनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं वो हुबहू परीक्षा में पूछे गए। तो 20-21 में भी आपको उसी प्रकार मॉडल पेपर, 4 विषयों के मॉडल पेपर है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो भी नोट्स अपन पढ़ रहे हैं इन सभी को मैं अपने ग्रुप में PDF के रूप में भी उपलब्ध करवाऊंगा। परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन भी किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस यानी वॉइस पार्ट 2। 12th कक्षा के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा 11th यानी 9th और 9th 10th और 11th इनके तो ये कोर्स में है ही। इसके साथ साथ 12th कक्षा के विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि हमारे ये कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको इसका अध्ययन करना है क्योंकि ये मस्ट है। इसके माध्यम से आपकी लेखन शैली इतनी सुधर जाएगी कि आप खुद स्वयं महसूस करेंगे कि वास्तव में मैंने जब इनका अध्ययन किया, यानी वॉइस और नरेशन का जब अध्ययन कर लोगे तो आपके लेखन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अच्छी शैली में दे सकेंगे। इसके लिए आपको इनका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और बी प्लस गोइंग। देखिए, सबसे पहले अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अपन ने टेंस में पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और दूसरे WH शब्दों से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका सूत्र वही रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसे लिया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अदर्स होगा, बाई होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये सूत्र होगा। और दूसरा जो सूत्र होगा WH प्लस HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सूत्र हैं आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया कि डिड ही किल ए लॉयन। डिड ही किल ए लॉयन, डिड कौन से टेंस का वाक्य है? ये पास्ट सिंपल का है। और पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया वाज वर होती है। और इसमें हम देखते हैं कि ए लॉयन इसका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट छांटना है। ए लॉयन ऑब्जेक्ट है, एक वचन है तो हमें वाज का प्रयोग करना है। तो वाज ए लॉयन किल्ड बाय हिम, वाज ए लॉयन किल्ड बाय हिम। हैव यू डन दैट वर्क, इसमें दैट वर्क है वो ऑब्जेक्ट है। हैज दैट वर्क बीन, ये से हैज बीन और हैव बीन में बदलता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज बीन और हैव बीन में बदल जाता है। तो हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू, मे आई सी इट। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मॉडल वर्ब से है, और मॉडल वर्ब से में क्या लगता है? बी का प्रयोग होता है।
मे तो मे बी होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जैसे मे बी होगा वो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी होता है। मे के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, सीन, सीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन। आई का मी हो गया बाई लगते ही, तो ये हो जाएगा मे इट बी सीन बाई मी। आगे देखिए चौथा सेंटेंस, देखिए चौथा सेंटेंस में है आपके तो चौथा सेंटेंस देखिए, चौथे सेंटेंस में क्या है, डिड दे राइट स्टोरीज एंड एसेस। डिड दे यानी ये वाचवर्ड में बदलेगा, तो डिड दे अब क्या क्या बदलेंगे, जैसे यहां पर ये गलत बदला हुआ है, तो डिड की जगह क्या हो जाएगा, वर स्टोरीज एंड एसेज रिटन बाय देम। अब यहां पर बाय देम, बाय का प्रयोग करो न करो तो भी ठीक है, यानी जैसे अपन पहले पढ़ा था कि दे के साथ में बाय का प्रयोग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा वर स्टोरीज एंड एसेज रिटन, वर स्टोरीज एंड एसेज रिटन, यहीं तक ठीक है। यानी कुछ जो सेंटेंसेज है इनमें मिस्टेक्स रखी गई है ताकि आप इसे पहचान सकें। कुड सी राइट अ बुक, कुड किस में बदलता है, कुड बी में बदलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी आता है। कुड ए बुक, ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, कुड ए बुक बी रिटन बाई हर, शी का हर हो जाता है। हेड द हंटर किल्ड द लॉयन, हेड द हंटर किल्ड द लॉयन, इसमें द लॉयन है वो ऑब्जेक्ट है, और हेड का हेड बीन होता है, हेड द लॉयन बीन किल्ड बाय द हंटर। आगे देखिए सातवां प्रश्न देखिए, सेल वी बाई ए कार, सेल वी यानी वी के साथ में से आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। ए कार क्या है इसमें, यानी आई और वी के अतिरिक्त है, आई और वी के अतिरिक्त होते हैं उनके साथ में विल का प्रयोग होता है, तो ये विल ए कार बी bought by us, will a car be bought by us। should we not help the poor, should we not help the poor, तो should भी होता है, not भी हो जाएगा इसमें, should the poor not be helped by us। what do you write, what do you write, जैसे what जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, अब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो सीधा, तो ये हो जाएगा व्हाट इज रिटन बाय यू, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट इज यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आता लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट इज रिटन बाय यू सीधा आ जाता है ये। आगे देखिए नवा वाक्य देखिए, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, हाउ डिड यू, डिड है तो वाज वर्ब में बदलता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा हाउ वाज द रोड क्रॉस्ड बाय यू, हाउ वाज द रोड क्रॉस्ड बाय यू। विच टीचर डू टीच यू मैथ्स, तो ये इसको ध्यान में रखेंगे, विच का बाय विच बनता है, बाय विच टीचर आर यू, क्योंकि यू के साथ में है, बाय विच टीचर आर यू टॉट इंग्लिश, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। whom डिड यू लाफ एट, अपन ने देखा था कि हु का whom होता है और whom का who बदल जाता है, तो who was laughed at by you, who was laughed at by you, जैसे whom का क्या बदला जाएगा, जैसे whom का who हो जाएगा, उसके बाद did का was हो जाएगा, और laughed at और by you, इस प्रकार हो जाएगा ये। आगे देखिए अगले में है कि हु डिड स्टील योर वॉच, हु है, अब जैसे अभी पहले था हुम था, हुम का तो हु बदल गया, अब जैसे हु है तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा। इसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो बाय का प्रयोग लास्ट में लिख सकते हैं और एक बाय का हुम यानी शुरू में लिख सकते हैं, तो बाय का प्रयोग शुरू में करेंगे तो बाय हुम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय हुम वाज योर वॉच स्टोलन, यानी आपकी वॉच है वो किसके द्वारा चुराई गई। और आप इसके ऐसे भी रख सकते हैं कि whom was your watch stolen by, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे who was your watch stolen by, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। when was your lesson revised by you, when was your lesson revised by you, अब इसमें देखिए when did you revise your lesson, when did you revise your lesson का when was did का was हो जाएगा, when was your lesson revised by you। what should we do for our society, what should we do, should का should भी होता है, what should be done for our society, जैसे
बाई अस करने की जरूरत इसमें नहीं है। आगे देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव पूरे हो गए हैं। व्हाट मस्ट आई डू, मस्ट का मस्ट भी होता है, व्हाट मस्ट बी डन बाय मी। हु विल प्रेजेंट ए पोइम, बाय हुम विल ए पोइम बी प्रेजेंटेड। इसको हु में रखेंगे तो हु विल ए पोइम बी प्रेजेंटेड बाय, हु विल ए पोइम बी प्रेजेंटेड, ऐसे हो जाएगा ये, whom will a poem be presented। तो ये तो हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गए होंगे। इसके बाद होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है कि एक तो ऑर्डर से संबंधित होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों होते हैं। तो रिक्वेस्ट वाला वाक्य अलग तरीके से चेंज होते हैं, और एक सजेस्ट होता है। 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो तीनों में जैसे ऑर्डर वाला पहले अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लो हम किसी से कहेंगे ओपन द डोर, इसका सूत्र होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। लेट का प्रयोग शुरू में करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट छांटना है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। जैसे देखिए ओपन द डोर, इसमें द डोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट तो पहले है ही, यहाँ पर आ गया लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। आगे देखिए इसी प्रकार का वाक्य, डोंट टच द ओपन वायर, ये क्या है कि नोट में आ गया, तो ये हो जाएगा लेट, इसमें लेट ही है ये, लेट द ओपन वायर नोट बी टच्ड, लेट द ओपन वायर नोट बी टच्ड, इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर सजेस्टेड नॉट टू टच द ओपन वायर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर सजेस्टेड नॉट टू टच द ओपन वायर। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट का प्रयोग है ये, द लाइट इसमें ऑब्जेक्ट है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। इसी प्रकार देखिए अगला वाक्य, इन्फॉर्म द प्लेस ऑफ दिस या ऑफ द एक्सीडेंट, लेट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट बी इन्फॉर्म्ड। Don't waste your time, you are advised not to waste your time, you are advised not to waste your time। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, let your time not be wasted, इसे आप let से भी लिख सकते हैं, let your time not be wasted, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। let him complete the work, let him complete the, अब ऐसा वाक्य आ जाता है, जैसे पहले तो अपन लेट लगा रहे थे, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट की जगह तो आपको लेट ही रखना है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, लेट द वर्क, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर लेट के बाद में जो भी है उसके बाई का प्रयोग करके उसे लिख देना है। यानी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, नाउन है तो नाउन। जैसे यहाँ पर लेट मोहन कंप्लीट द वर्क होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई मोहन हो जाता, लेकिन यहां पर ही है तो हिम हो जाएगा, आई हो तो मी हो जाता। अगला देखिए, लेट द डिस्कस, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर का अर्थ होता है कि आओ इस मैटर पर विचार करें, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस, बाय लग गया इसके, यानी जैसे मान लो यहां पर यू होता तो बाय यू हो जाता, यहां पर किसी का नाम होता तो नाम हो जाता, बाय नेम हो जाता। इसी प्रकार देखिए इसका जो दूसरा भाग होता है जिसे हम सजेस्ट कहते हैं, सजेस्ट में हेल्प द पुअर, जैसे मान लो ऐसा कोई वाक्य है तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट छांटना होता है, या जिसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर शुड भी होता है, शुड प्लस बी होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर अदर्स होता है। हेल्प द पुअर, जैसे मान लो इसमें सब्जेक्ट द पुअर है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर
शुड बी हेल्प्ड, लव द कंट्री शुड बी लव्ड, द कंट्री शुड बी लव्ड, इस प्रकार हो जाएगा ये। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक सजेस्ट है, तो जहाँ पे सजेस्ट होता है तो उसमें शुड बी का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में आप ध्यान रखेंगे, प्लीज शब्द आता है या काइंडली या प्लीज, दो शब्द जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपको सीधा एक तो ये लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ तक तो लिखना है, उसके बाद प्लीज को छोड़ करके जो भी है टू लगा करके जैसे को जैसा लिख दो। जैसे प्लीज पोस्ट दिस लेटर को यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद में प्लीज से छोड़ करके टू लगा दिया, टू पोस्ट दिस लेटर, हो गया सही। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली को छोड़ दिया, टू हेल्प मी। गिव मी ए पेन प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, यहाँ तो जैसे मान लो प्लीज इसमें वैसे ही नहीं है, प्लीज दूर है, तो प्लीज या काइंडली को वापस नहीं लिखना, ये ध्यान रखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। अगला देखिए, काइंडली टीच मी वॉइस, काइंडली टीच मी, काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड तो लिखना ही है, जैसे काइंडली को छोड़ दिया, इसके नीचे टू लगा दिया पहले, और टू टीच मी वॉइस हो गया, यानी आपका उत्तर सही हो गया। एक होता है आपके बी प्लस गोइंग। बी प्लस गोइंग में क्या होता है कि जैसे मान लो रेखा इज गोइंग टू ओपन ए टी स्टॉल, रेखा एक चाय का स्टॉल खोलने जा रही है, तो इसमें बात तो वही है, यानी इसमें आपको क्या करना है, ए टी स्टॉल इज गोइंग टू, ए टी स्टॉल इसको ले लिया, ए टी स्टॉल इज गोइंग टू बी, टू के बाद में बी ओपनड बाय रेखा, इस बीइंग का प्रयोग नहीं करना। अपन यदि देखेंगे कि मान लो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसमें यानी बीइंग का प्रयोग कर दिया जाए, नहीं, बीइंग का प्रयोग करके इसको नहीं करना है। गोइंग टू जहाँ पे होता है गोइंग टू ओपन, तो उसमें आपको बी प्लस गोइंग कहा जाता है। बी प्लस गोइंग को आप इस प्रकार हल करेंगे, ए टी स्टॉल इज गोइंग टू बी ओपनड बाय रेखा। माई ब्रदर इज गोइंग टू बाई ए न्यू कार, तो ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय माई ब्रदर, इस प्रकार होगा। देखिए, धन्यवाद सभी को, आपने लेसन को सुना, और एक बार पुनः आप सभी से कह देता हूं कि आप अपने जो नंबर है वो अधिक से अधिक रजिस्टर करवाएं, ताकि आपके ग्रुप का निर्माण किया जा सके और ग्रुप्स में आपका अध्ययन अध्यापन सुचारू किया जा सके। वर्ष पर्यंत हम अच्छी मेहनत करके और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा सके। इसी के साथ अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा नरेशन, और नरेशन के पश्चात एक बार टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया जाएगा। टेक्स्ट बुक शुरू की जाएगी 12th और 10th और 12th की टेक्स्ट बुक है वो शुरू की जाएगी नरेशन के बाद। नरेशन के 2 वीडियोज़ ट्राई जाएंगे, 2 वीडियोज़ अपलोड होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक के शुरू की जाएगी। बीच बीच में ग्रामर भी चलती रहेगी, लेकिन टेक्स्ट बुक है वो शुरू कर दी जाएगी, पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो अगले वीडियो के इंतज़ार तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।